कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने पॉलिटिकल सटायर के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर अपनी एक्ट में सरकार और नेताओं पर निशाना साधते हैं। मार्च 2025 में कामरा एक बड़े विवाद में फंस गए। उनका निशाना था एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कामरा ने शिंदे को शिवसेना तोड़ने के लिए गद्दार कहा, जिससे बहुत बड़ा बवाल हो गया। इस घटना से खास तौर पर शिंदे के समर्थकों में काफी गुस्सा फैल गया। मुख्यमंत्री, जो अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं, ने कामरा से माफी मांगने को कहा। उनका कहना था कि कामरा की बातें मजाक की हद पार करके मानहानि तक पहुंच गई। ये मामला जल्दी ही एक राष्ट्रीय बहस बन गया, जिसमें नेता, पत्रकार और आम लोग अपनी राय रखने लगे। कुणाल कामरा और एकनाथ शिंदे का ये विवाद सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं है। ये भारतीय समाज में एक गहरे तनाव को दर्शाता है। इस घटना ने पॉलिटिकल सटायर, अभिव्यक्ति की आजादी और इन सब पर असर डालने वाली पावर के बीच के पेचीदा रिश्ते को सामने ला दिया है। शिंदे पर कामरा का मजाक कोई अकेली घटना नहीं थी। ये उनके उस पूरे रूटीन का हिस्सा था जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर कटाक्ष किया था। उन्होंने व्यंग्य का इस्तेमाल करके उन चीजों को दिखाया जिन्हें वो मौका परस्त राजनीतिक चालें मानते थे और उनका राज्य पर क्या असर पड़ रहा था। शिंदे के खेमे से तुरंत और कड़ी प्रतिक्रिया आई। शिंदे सरकार में एक बड़े नेता फडणवीस ने कामरा के एक्ट को जानबूझकर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता को बदनाम करने की कोशिश बताया। उनका तर्क था कि अभिव्यक्ति की आजादी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये किसी को भी किसी की बेइज्जती करने की इजाजत नहीं देता। माफी मांगने की मांग सत्ताधारी पार्टी के कई सदस्यों ने भी की। विवाद जल्द ही सोशल मीडिया पर फैल गया। कामरा के समर्थन और विरोध में हैशटैग ट्रेंड करने लगे। शिंदे के समर्थकों ने कामरा पर एक ऐसे नेता का अपमान करने का आरोप लगाया जिसे जनता का समर्थन हासिल था। उनका तर्क था कि कामरा का ह्यूमर लोगों को बांटने वाला और अशांति फैलाने के लिए था। हालात तब और बिगड़ गए जब खुद को शिवसेना समर्थक बताने वाले एक ग्रुप ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की। इस स्टूडियो का, जो कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक मशहूर जगह है, कामरा के एक्ट या उसके कंटेंट से कोई लेना देना नहीं था। हमलावरों को गलत जानकारी थी और उन्हें लग रहा था कि कामरा का रूटीन इसी स्टूडियो में फिल्माया गया था। इस घटना से शहर के कला जगत में हड़कंप मच गया। हैबिटेट स्टूडियो, जो अपने खुले और जीवंत माहौल के लिए जाना जाता है, राजनीतिक लड़ाई का एक निशाना बन गया। स्टूडियो को अपने कर्मचारियों और दर्शकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। सभी पार्टियों के नेताओं ने इस तोड़फोड़ की निंदा की। हालांकि शिंदे गुट ने खुद को इससे अलग कर लिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। इस घटना ने गलत सूचनाओं के खतरों और ऑनलाइन बयानबाजी के असली दुनिया पर पड़ने वाले असर को दिखाया। कुणाल कामरा विवाद ने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं पर बहस फिर से शुरू कर दी। कामरा के समर्थकों ने दलील दी कि उनका एक्ट पॉलिटिकल सटायर था, जिसका देश में एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि व्यंग्य का मकसद ही सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देना होता है। हालांकि आलोचकों का तर्क था कि कामरा की बातें मजाक की सीमा पार कर गईं। उन्होंने दलील दी कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की आलोचना जरूरी है, लेकिन यह शालीनता और सम्मान की सीमा में होनी चाहिए। इस घटना ने अभिव्यक्ति की आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारी पर एक बड़ी बातचीत शुरू कर दी। इस बहस ने चुनिंदा आक्रोश के मुद्दे को भी सामने लाया। आलोचकों ने बताया कि कामरा के एक्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा लग रही थी, खासकर तब जब पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को उनके काम के लिए धमकियों और डराने धमकाने का सामना करना पड़ता है। इस घटना ने देश में असहमति की जगह कम होने की धारणा को उजागर किया। सेक्शन 5, राजनीतिक दरारें। इस विवाद ने महाराष्ट्र में गहरे राजनीतिक विभाजन को उजागर किया। शिवसेना, जो कभी एकजुट थी, इस मुद्दे पर अलग अलग पक्षों में बंट गई। उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री, और शिवसेना के एक गुट के नेता कामरा के समर्थन में सामने आए। ठाकरे ने तर्क किया कि कामरा का कार्य राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक जायज तरीका था और सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा थी। उन्होंने शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर आलोचना को बर्दाश्त न करने और असंतुष्ट आवाजों को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ शिंदे गुट, जो अब बीजेपी के साथ है, ने कामरा के कृत्य की निंदा की। उन्होंने कहा कि वे अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास करते हैं
लेकिन इसका दुरुपयोग चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति नफरत और अनादर फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सेक्शन 6 कॉर्पोरेट पावर और सार्वजनिक आलोचना, ओला कांड। कामरा के ह्यूमर के तरीके पर बहस सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी। 2024 में धूल से भरे ओला स्कूटरों की तस्वीर ट्वीट करने के बाद वह ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल के निशाने पर आ गए। इस साधारण से ट्वीट से कॉमेडियन और बिजनेस टाइकून के बीच सार्वजनिक तौर पर बहस हो गई। अग्रवाल ने कामरा पर जानबूझकर ओला की छवि खराब करने का आरोप लगाया और इशारा किया कि कॉमेडियन को तस्वीर पोस्ट करने के लिए प्रतिस्पर्धियों ने पैसे दिए थे। उन्होंने कामरा को ओला सर्विस सेंटर में काम करने की चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि इससे उन्हें कंपनी के कामकाज की असलियत का पता चलेगा। हालांकि यह घटना शिंदे विवाद से अलग थी, लेकिन इसने अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं, खासकर जब शक्तिशाली कॉरपोरेशन की आलोचना करने की बात आती है, पर बड़ी बातचीत को बढ़ावा दिया। इस घटना ने डिजिटल युग में कंपनियों की चिंताओं को उजागर किया, जहां छोटी सी आलोचना भी उनकी ब्रांड इमेज और शेयर की कीमतों पर बड़ा असर डाल सकती है। सेक्शन 7 असहमति की कीमत। कुणाल कामरा से जुड़ी घटनाएं उन लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती हैं जो सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करने की हिम्मत करते हैं, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो या कॉर्पोरेट दुनिया में। जबकि भारत खुद को एक ऐसा लोकतंत्र मानता है जो अभिव्यक्ति की आजादी को कायम रखता है, हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा हो सकती है। कामरा को अपनी लोकप्रियता और प्लेटफॉर्म के बावजूद कानूनी धमकियों, ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और यहां तक कि उनके काम को हिंसा भड़काने के लिए गलत तरीके से पेश किया गया। यह घटना एक कड़ी याद दिलाती है कि असहमति का अधिकार जो संविधान में निहित है, अक्सर एक कीमत पर आता है। इस विवाद ने सत्ता के खेल को भी उजागर किया। जबकि कामरा एक पब्लिक फिगर के रूप में अपनी राय रखने के लिए एक मंच रखते हैं, वह उन लोगों के लिए भी एक आसान निशाना बन जाते हैं जिनके पास शक्ति और प्रभाव है। इस घटना ने उन लोगों की आवाजों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ाने की जरूरत पर बातचीत शुरू की, जिनके पास समान स्तर की दृश्यता नहीं हो सकती है, लेकिन जब वे सत्ता के सामने सच बोलने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेक्शन 8 कलात्मक आजादी पर प्रभाव। हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ हालांकि गलत पहचान का मामला था, मुंबई के कला समुदाय पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इस घटना ने कलाकारों और सांस्कृतिक स्थानों, खासकर उन लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं पैदा की जो सत्ता में बैठे लोगों के आलोचनात्मक काम में लगे हुए हैं। इस घटना ने एक जीवंत लोकतंत्र के आधारशिला के रूप में कलात्मक आजादी की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। जब कलाकार बदले की कार्रवाई के डर से खुद को सेंसर करते हैं तो यह रचनात्मकता को दबा देता है और सार्वजनिक चर्चा के दायरे को सीमित कर देता है। हैबिटेट स्टूडियो पर हमला कानूनी और सांस्कृतिक तंत्र को मजबूत करने की जरूरत के लिए एक चेतावनी के रूप में काम किया, जो कलात्मक अभिव्यक्ति को धमकी और हिंसा से बचाते हैं। इस घटना ने सांस्कृतिक स्थानों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य की जिम्मेदारी के बारे में भी बातचीत छेड़ दी। उन स्थानों के लिए पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई जो ऐसे कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं जिन्हें विवादास्पद माना जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कलाकार और दर्शक बदले की कार्रवाई के डर के बिना खुद को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित महसूस करें। सेक्शन 9 निष्कर्ष, एक बंटा हुआ राष्ट्र। कुणाल कामरा विवाद हालांकि एक कॉमेडियन और उसकी टिप्पणी के इर्द गिर्द केंद्रित है, भारत में एक व्यापक सामाजिक विभाजन को दर्शाता है। यह असंतुष्ट आवाजों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता और आलोचना के लिए घटते स्थान पर प्रकाश डालता है। यह घटना कलाकारों, पत्रकारों और नागरिकों के लिए समान रूप से अभिव्यक्ति की आजादी के अपने अधिकार का प्रयोग करने में आने वाली चुनौतियों की एक कड़ी याद दिलाती है। कामरा के आसपास की बहस सिर्फ एक आदमी या एक मजाक के बारे में नहीं है, यह उस तरह के समाज के बारे में है जो भारत बनना चाहता है। यह इस बारे में है कि क्या वह असहमति के अधिकार की रक्षा और पोषण करना पसंद करेगा, तब भी जब यह लोगों को असहज करता है, या क्या यह उन आवाजों को चुप कराने के दबाव के आगे झुक जाएगा जो यथास्थिति को चुनौती देती है। इस प्रश्न का उत्तर अभिव्यक्ति की आजादी के भविष्य और अंततः भारत के लोकतंत्र के स्वास्थ्य का निर्धारण करेगा।